चलिए जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए वह पार्ट हैं जिनको हम छू या टच कर सकते हैं, यानी कि फिज़िकल पार्ट, उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आदि आते हैं। अब कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, चलो हम इन्हें 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस को। इनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने, फीड करने या डालने या कंप्यूटर को निर्देश इन्हें एंटर करने के लिए किया जाता है। यह डाटा यूज़र, ऑपरेटर या इंसान द्वारा इनपुट किया जाता है। कुछ आम इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक। पर कुछ खास डिवाइस और प्रोग्राम के लिए कुछ अलग अलग इनपुट डिवाइस भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे टच पैनल, स्कैनर, डिजिटाइज़र, डाटा ग्लव्स, वॉइस इनपुट आदि। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड को, जो सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। इसका स्टाइल बिल्कुल पुराने टाइपराइटर की तरह होता है, पर इसमें कुछ बटन अलग से लगे होते हैं जिनमें अलग अलग काम किए जा सकते हैं। इनमें पहले 101 या 102 बटन होते, पर अब ये 104 से 108 तक हो सकते हैं, जैसे फंक्शन कीज़ F1 से लेके F12 तक। इन बटन से अलग अलग प्रोग्राम में कोई भी स्पेसिफिक काम को किया जा सकता है, जैसे F1 हमेशा किसी भी प्रोग्राम में हेल्प के लिए होता है। अगर आप अकाउंट का प्रोग्राम टैली इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इन सभी बटन का उपयोग बखूबी होता है। जैसे अगर आप शिफ्ट और कैप्स लॉक का इस्तेमाल करोगे तो उसमें अक्षर छोटे या बड़े हो सकते हैं। इसमें एक कंट्रोल का बटन होता है जिसे CTRL। इस बटन को किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ एक साथ दबाकर शॉर्टकट कमांड चलाई जा सकती है। जैसे किसी भी प्रोग्राम में Ctrl+N नई फाइल बनाने के लिए, Ctrl+O फाइल खोलने के लिए, Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए होता है। इसमें ऑल्ट यानी कि अल्टरनेट कीज़ भी होती हैं। इनका उपयोग भी शॉर्टकट के लिए किया जाता है, जैसे एक साथ Alt+F प्रेस करके आप फाइल का मेन्यू खोल सकते हैं। Alt+V अगर आप इकट्ठा प्रेस करोगे तो आप व्यू मेनू खोल सकते हो। जो भी इसमें अंडरलाइन होने वाले आपको लेटर दिख रहे हैं, जब आप उनको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मेनू आपके कीबोर्ड से ही ओपन हो जाएंगे। इसमें एक बड़ी सी की लगी होती है, उसे हम स्पेस बार बोलते हैं, जो कि लाइंस या वर्ड में स्पेस देने के काम में आती है। इसमें एक एंटर का बटन होता है जो कर्सर को नई लाइन में ले जाता है। इसमें एक न्यूमेरिक पैड लगा होता है, इसमें आप कैलकुलेटर की तरह जल्दी से न्यूमेरिक लिखकर कैलकुलेशन कर सकते हो। कर्सर मूवमेंट बटन, इनसे आप अपने लिखे टेक्स्ट में ऊपर, नीचे, दाएं बाएं आसानी से जा सकते हो। कई बटन पर एक से ज़्यादा लेटर प्रिंट हैं। जो नीचे वाले लेटर हैं वो ऐसे ही टाइप हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले अक्षर हैं उन्हें टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाकर रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो भी बटन दबाएंगे जिस पर एक से ज़्यादा अक्षर है तो ऊपर वाला अक्षर अपने आप ही टाइप हो जाएगा। इसमें एक एस्केप की बनी होती है। किसी भी खुले हुए डायलॉग बॉक्स को बंद करने या कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें होम बटन होता है लाइन के शुरू में जाने के लिए, एंड बटन होता है लाइन के एंड में जाने के लिए, पेज अप होता है पहले पेज पे जाने के लिए, पेज डाउन होता है नीचे वाले पेज पे जाने के लिए। इसमें डिलीट और बैक स्पेस का बटन भी बना होता है। किसी भी अक्षर और लाइन को राइट साइड से इरेज करने के लिए हम डिलीट के बटन का उपयोग करते हैं, जबकि बैक स्पेस किसी भी अक्षर और लाइन को लेफ़्ट साइड से इरेज करने या ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक टैब का बटन भी होता है, अगले कॉलम में जाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस को हम मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सिलेक्शन इक्विपमेंट भी बोलते हैं। यह एक पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हाथ में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। पहले ये माउस बॉल वाले होते थे, पर अभी ऑप्टिकल टेक्निक पर आते हैं। आपने देखा होगा कि इसके नीचे एक रेड लाइट जलती है जो पॉइंटर को डायरेक्शन बताती है। नई पीढ़ी में वायरलेस माउस और कीबोर्ड भी आ चुके हैं। इन्हें आप एक निश्चित दूरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस के ऊपर 2 बटन लगे होते हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट से आप कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम खोल सकते हो, जबकि राइट माउस बटन का उपयोग किसी भी एप्लीकेशन में कॉमन कमांड्स को खोलने के लिए किया जाता है। इसको प्रेस करने से पॉपअप मेनू खुलता है जिसमें हम ज़्यादा उपयोग होने वाली कमांड की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें एक व्हील भी लगा होता है जिससे हम अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्य करवा सकते हैं, जैसे जूम करना, जूम आउट करना, पेज ऊपर नीचे करना आदि। नेक्स्ट इसमें आता है जॉयस्टिक। कंप्यूटर के साथ उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। इसे ज़्यादातर कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है टच पैनल्स। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का ही काम करता है।
जैसे फ़ोन, टैबलेट आदि। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रैक बॉल। ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कि माउस की तरह काम करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं। जब हम बॉल घुमाते हैं तो वह 2 एक्सिस पर घूमते हुए हमारे पॉइंटर को रोटेट करता है। इसे अंगूठे से घुमाया जाता है। इसमें भी 2 लेफ़्ट और राइट बटन लगे होते हैं। स्कैनर, ये भी कंप्यूटर के साथ जुड़ने वाला इनपुट डिवाइस है जिनका काम किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर कंप्यूटर की स्क्रीन पर भेजना होता है। यह स्कैनर फ्लैटबैड और हैंडी भी हो सकते हैं। इनका मुख्य कार्य पुराने डॉक्यूमेंट, बुक्स और इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। डिजिटाइज़र, यह एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर में पिक्चर में एडिटिंग के लिए किया जाता है। यह इमेज को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। डेटा ग्लव्स, ये भी इनपुट डिवाइस है जो हाथों में पहना जाता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से हमारे हाथ हिलने के इशारे पर यह काम करता है। इसका उपयोग वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स में किया जाता है। माइक से हम बोलकर अपनी आवाज़ या ऑडियो से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत होगी जिसे हम वॉइस रिकग्निशन बोलते हैं। इसके लिए इसमें पहले से ही कुछ वर्ड या वोकेबलरी स्टोर होती है। कुछ हम अपनी आवाज़ में नई रिकॉर्ड करते हैं। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इसके द्वारा हाथ से लिखे और टाइप किए हुए इमेज बेस्ड पेज में से कैरेक्टर को स्कैन कर मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है और कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में स्टोर किया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का बदलाव किया जा सके। इसका उपयोग डाटा एंट्री के लिए भी किया जाता है। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, बैंक द्वारा इशू चेकबुक के चेक के नीचे एक लाइन लिखी होती है जिसे हम MICR स्कैन करने पर रीड करता है। MICR लाइन में 3 नंबर्स का ग्रुप होता है, चेक नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक रूटिंग नंबर। इसे चेक पर मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और मशीन इसे ही रीड कर पाती है ताकि पता चले कि ये चेक सही है या गलत। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, यह मानव द्वारा मार्क किए गए डाटा को रीड करते हैं जैसे सर्वे फॉर्म या फिर टेस्ट। ये प्रश्न को पढ़कर उसके लिखे उत्तरों की जांच कर दिए हुए मार्क्स के क्राइटेरिया के हिसाब से अपने आप आंसर शीट को चेक कर मार्क्स बता देते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के पेपर जब होते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम पेंसिल से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मार्क करना होता है। तो ऐसे पेपर OMR शीट पर लिखे जाते हैं जो कि मशीन द्वारा चेक किए जाते हैं। यह मशीन काफ़ी लोगों का काम बहुत जल्दी कर देती है। बार कोड रीडर, यह ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो प्रिंटर बार कोड को रीड करता है। ये बार कोड को डिकोड करता है और डाटा कंप्यूटर पर भेजता है। ये हैंडी और फ्लैटबैड हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल में सभी प्रोडक्ट पर बार कोड लगा होता है जिसकी मदद से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और रेट को मशीन से पढ़ा जा सकता है और बिल में उसका रेट जोड़कर बिल तैयार किया जाता है। डिजिटल पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन या डिजिटल पेन, ये पेन हम डायरेक्ट स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूज़र द्वारा लिखे शब्द, ड्राइंग और ब्रश स्ट्रोक को एनालॉग से डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर करता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड, ये एक मैट्रिक्स बारकोड होता है। ये मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी डिस्क्रिप्शन और प्राइस जुड़ा होता है। एक QR कोड 4 एनकोडिंग मोड्स को इस्तेमाल करता है जैसे कि एक न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, बाइट बाइनरी और कांजी। इसका इस्तेमाल आजकल ऑनलाइन पेमेंट में होता है। इसे सिर्फ मशीन द्वारा ही पढ़ा जा सकता है और उसमें उससे संबंधित प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। कंप्यूटर द्वारा रॉ डाटा यानी कि कच्ची डाटा को प्रोसेस कर रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर भेजा जाता है। ये रिजल्ट इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि फॉर्मेट में हो सकता है। जिन डिवाइस पर ये रिजल्ट देखने या सुनने को मिलता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसके टाइप ये रहे। सबसे पहले आता है मॉनिटर। इसे वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह किसी भी इमेज को पिक्सल के साथ बनाता है। जब हम किसी भी इमेज को जूम करके देखते हैं तो हमें पिक्सल को देख सकते हैं। अगर किसी भी इमेज के पिक्सल कम होते हैं तो ये इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मॉनिटर 2 तरह का होता है। कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT, ये पुराने टाइप के मॉनिटर हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। ये कलर और मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं। इनका साइज़ 14 इंच से 19 इंच के आसपास हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। इनमें सबसे पहला टाइप आता है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें बैकलाइट के लिए LED का उपयोग किया गया है। इसमें बैक साइड से रोशनी निकलकर
पोलराइज फिल्टर में जाती है, फिर ये TFT ग्लास से गुजरती हुई लिक्विड क्रिस्टल में जाती है। इसके बाद ये कलर फिल्टर से गुजरते हुए पोलराइज फिल्टर से इमेज को डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट में आता है LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसमें CCFL यानी कि कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप बैकलाइट का उपयोग किया जाता है। बाकी सब जैसे LCD में बताया गया वैसा ही इसके अंदर भी होता है। नेक्स्ट में आता है मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर। इसमें दो प्लेट के बीच में छोटे छोटे पार्ट या पिक्सल बने होते हैं जो फास्फोरस कोटेड होते हैं और रेड ब्लू ग्रीन कलर में होते हैं। ये पिक्सल नोबल गैस से भरे होते हैं। इनके चारों तरफ इलेक्ट्रोड की ग्रिड होने से ये सामने रोशनी फेंकते हैं। जब इन पिक्सल से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो इनमें मौजूद गैस अल्ट्रा वायलेट गैस में बदल जाती है। फास्फोरस की कोटिंग होने से ये डिस्प्ले देना शुरू कर देते हैं और बल्ब की तरह चमकते हैं और हमें इमेज दिखाई देती है। OLED यानी कि OLED या फिर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसे बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसकी इमेज क्वालिटी इन दोनों से अच्छी होती है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होती है। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड हो सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस आ रहा है यहाँ पे प्रिंटर्स। कंप्यूटर में किया गया कोई भी कार्य पेपर पर प्रिंट करने यानी किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ये प्रिंटर कलर या ब्लैक एंड वाइट हो सकते हैं। इनकी स्पीड को इनके टाइप से पहचाना जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को। ये प्रिंटर टाइपराइटर के मैकेनिज्म पर काम करते हैं, जहां एक रिबन पर पिन स्ट्राइक करते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से कोई भी अक्षर प्रिंट करते हैं। इन प्रिंटर की स्पीड को करैक्टर पर मिनट यानी कि CPM और लाइन पर प्रिंटर में मापा जाता है। इसके कुछ टाइप इस प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि DMP। सबसे पहले देखते हैं DMP। ये प्रिंट हेड की वजह से प्रिंट करते हैं। इनमें 9 से 24 पिन होती हैं। ये प्रिंटर किसी भी अक्षर को या इमेज को डॉट में प्रिंट करते हैं। ज़्यादातर ये प्रिंटर आपको बैंक, हॉस्पिटल या जहाँ पर बिलिंग या स्टेटमेंट निकालने का काम होता है वहाँ पर मिलेंगे। ये 1 सेकंड में 100 से 600 अक्षर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे प्रिंटर आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। जैसे एक छोटी हथौड़ी पर अक्षर छपा होता है और वो रिबन पर बजता है तो अक्षर प्रिंट हो जाता है। ये 25 से 55 अक्षर पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। ये एक टाइम में 1200 से 6000 लाइन प्रिंट कर सकते हैं। इसके आगे आता है ड्रम प्रिंटर। इसमें एक सिलेंडर शेप में ड्रम लगा होता है जिस पर पहले से ही अक्षर प्रिंट होते हैं। इसमें भी रिबन की मदद से लाइन को प्रिंट किया जाता है। ये 300 से 2000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर एक चैन का इस्तेमाल करता है जिस पर पहले से एक अक्षर उभरा होता है। ये चैन 2 पुली के बीच में लगा होता है। ये पुली या गियर चैन को घुमाते हैं और जिस पोजीशन पर कुछ प्रिंट करना होता है वहाँ एक छोटी सी हथौड़ी चेन पर बजती है और लेटर प्रिंट हो जाता है। इसकी स्पीड 400 से 2500 अक्षर पर मिनट होती है। नेक्स्ट आता है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर ये चैन प्रिंटर की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये 48 अक्षरों के 5 ग्रुप में बना होता है और हथौड़ी कम बार स्ट्राइक होती है। प्रिंटर में हमारा दूसरा पार्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर केमिकल हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से प्रिंट करता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी तेज़ और अच्छी इमेज क्वालिटी वाले होते हैं। इनके टाइप ये रहे। सबसे पहले आता है इंकजेट प्रिंटर। ये इंक बूंदों को पेपर पर फेंक कर इमेज को प्रिंट करता है। यह 1000 अक्षर पर सेकंड प्रिंट कर सकता है। ये कलर और ब्लैक एंड वाइट हो सकता है। आजकल फोटोग्राफर इसी तरह के प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर बीम का इस्तेमाल कर ड्रम पर मैग्नेटिक इंक से इमेज बनाते हैं और उसे ड्रम द्वारा हीट और प्रेशर की मदद से पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। नेक्स्ट आता है इसमें थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर थर्मल पेपर जो कि सेंसिटिव होता है उस पर थर्मल प्रिंटर द्वारा छोड़ी गई हीट द्वारा प्रिंट किया जाता है, जिसे बारकोड लेबल में किया जाता है। प्लॉटर। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बड़ी चीज़ों पर प्रिंट करने के काम में आता है। इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में भी किया जाता है। ये कलर और ब्लैक एंड वाइट हो सकते हैं। इनमें
एल्युमिनियम शीट, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लकड़ी, स्टील, किसी भी सरफेस पे प्रिंट किया जा सकता है। प्रोजेक्टर, इसे कंप्यूटर या इसमें पेन ड्राइव या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके किसी दीवार या पर्दे पर प्रोजेक्शन कर इमेज या वीडियो को देखा जा सकता है। कंप्यूटर पर एक्सटर्नल स्पीकर लगे होते हैं जिनमें एम्पलीफायर लगा होता है, जिनमें हम ऑडियो और वीडियो की आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं, तो इनमें जो पॉपुलर डिवाइस हैं वो है टच स्क्रीन। स्क्रीन पर टच करके आप इनपुट कर सकते हो, हम आउटपुट उसी स्क्रीन पर ले सकते हैं, जैसे कि फ़ोन या टैबलेट। तो ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। कैमरा, जो फ़ोटो खींचकर इनपुट करता है और उसी पर हम आउटपुट को भी देख सकते हैं। ऐसे ही मॉडेम, इसका काम कंप्यूटर से मिले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर आगे भेजना होता है। साथ ही एनालॉग सिग्नल लेकर डिजिटल में कन्वर्ट करके डिजिटल डिवाइस तक पहुंचाना होता है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। जनरली मॉडेम का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए किया जाता है। फैक्स भी सिग्नल लेकर डाटा को प्रिंट करता है, यानी उसे दूर बैठे यूज़र से कमांड दी जाती है प्रिंट की, और फैक्स मशीन उसे प्रिंट कर देती है और उसी से ही डाटा को इनपुट भी किया जा सकता है। जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम उसे सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता, उसके अंदर ही हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी कैबिनेट या सीपीयू है जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मदरबोर्ड को। ये कंप्यूटर का मेन बोर्ड है जिसके साथ सब कुछ जुड़ा होता है, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, सीडी, डीवीडी, फ़ैन आदि। ऐसे ही हम इसमें एसएमपीएस यानी कि पावर सप्लाई, मेन बोर्ड को बिजली पावर सप्लाई से मिलती है। ये मेन बोर्ड के अलावा हार्ड डिस्क और सीडी को भी पावर देता है। ये यहाँ पर रैम है। ऐसे ही प्रोसेसर यानी कि जो एक्चुअल में हमारा सीपीयू होता है। इसी के अलावा साइड में सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर लगी होती है। ऐसे ही इसमें एक्सपेंशन स्लॉट, इसमें आप ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड या कोई भी यूएसबी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर ये CMOS सेल लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर टाइम को मेंटेन करके रखता है। टाइम और डेट इसी की वजह से कंप्यूटर के बीच में सेट रहती है। तो इसके बिल्कुल साथ ही एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। अगर कैबिनेट के अंदर गर्मी हो जाती है तो ये इसे बाहर निकाल देता है। ऐसे ही प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगा होता है। ये प्रोसेसर को ठंडा रखने में मदद करता है क्योंकि ये चलते हुए काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंप्यूटर स्लो हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। कनेक्टर एंड केबल, सभी पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये एंड में जिसके अंदर ये सारा सामान लगा होता है इसे हम कैबिनेट बोलते हैं। चलिए अब हम इसकी बैक साइड में भी चलते हैं कि इसकी बैक साइड में क्या होता है। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं एसएमपीएस को, और उसका फ़ैन साथ में लगा हुआ है जो पावर सप्लाई की गर्मी को बाहर निकालता है। ये पावर केबल को लगाने का पोर्ट है। यहाँ पर पावर सप्लाई को पावर दी जाती है। कई पावर सप्लाई में ऑन ऑफ का स्विच भी लगा होता है। इस पोर्ट को हम बोलते हैं PS2 पोर्ट, जो वायलेट, ब्लू या जामुनी कलर में होता है। इसमें आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हो। जो PS2 पोर्ट ग्रीन कलर में होता है उसमें हमेशा माउस को लगाया जाता है। इस पोर्ट को बोलते हैं DVI पोर्ट, यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इस पोर्ट में आप मॉनिटर से आने वाली डाटा केबल को लगा सकते हैं। ऐसे ही VGA पोर्ट भी होता है इसके अंदर, यानी कि विजुअल ग्राफिक एरे या फिर वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट। इसमें आप 15 पिन वाली मॉनिटर की डाटा केबल को लगा सकते हैं। ये जो पोर्ट है USB 2.0 यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसे। इसमें आप USB से चलने वाले डिवाइस को लगा सकते हैं। इनके पोर्ट का कलर ब्लैक होता है, जैसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस। ऐसे ही इसमें USB 3.0 भी लगाया जा सकता है। इसमें भी आप USB से चलने वाली डिवाइस लगा सकते हो। इस पोर्ट की स्पीड पहले वाले पोर्ट से तेज़ होती है और इसका कलर ब्लू होता है। ऐसे ही नेक्स्ट पोर्ट है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें भी आप मॉनिटर या टीवी से आने वाली डाटा केबल को लगा सकते हैं। इसमें माइक
का पोर्ट भी लगा हुआ है, इसमें आप माइक लगाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका कलर पिंक होता है। ये स्पीकर का पोर्ट है, इसमें आप स्पीकर की वायर लगा सकते हैं। इसमें एक लाइन इन पोर्ट भी होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर की वायर अटैच करके कंप्यूटर में कुछ भी प्ले करके कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है जो कि एक यूज़र द्वारा दी जाती है ताकि हार्डवेयर या मशीन काम कर सकें। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाने वाले और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरप्रेटर का काम करता है। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच में सॉफ्टवेयर ना हो तो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकेंगे। इसे डिटेल में हम आगे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो एक ही प्रोग्राम के रिज़ल्ट को दिखाता है, जबकि सॉफ्टवेयर में किसी एक टास्क के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर 3 तरह का होता है: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक मीडिएटर या फिर इंटरप्रेटर का काम कर सकता है जो कि मानव से इंस्ट्रक्शन लेकर मशीन या कंप्यूटर को उसी की भाषा में समझाते हैं और मशीन से जवाब लेकर उसे मानव भाषा में कन्वर्ट कर मानव को भेजते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देख लेते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बिना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चला सकते। इसकी मदद से हम एक ही समय में एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। इसकी वजह से ये सभी डिवाइस सही ढंग से काम करते हैं। नया डिवाइस अटैच होने पर या उनके ड्राइवर इंस्टॉल करता है, किसी प्रकार की एरर आने पर उसको रिपेयर भी यही करता है और ये यूज़र फ्रेंडली होता है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है जो सबसे पहले उपयोग में लाया गया। हम सभी को सिखाया जाता है कि इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। पर उनके पीछे काम कौन करता है? बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1। फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सभी एक मशीन या हार्डवेयर हैं। जब इनमें ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का प्रोग्राम डाल दिया जाता है तो ये मशीन हमारी भाषा समझने लगते हैं। आखिर क्या है वे? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। दरअसल इन सभी मशीन को चलाने के लिए मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसकी कमी ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरी होती है। कोई गाना, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट जो भी कंप्यूटर में देखते या सुनते हैं वो सब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, यानी कि 0 और 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये एक प्रोग्रामर के लिए लिखे कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से रिज़ल्ट लेकर उसे हमारी लैंग्वेज में वापस दिखाता है। तो लैंग्वेज के हम टाइप देखते हैं कितने होते हैं। तो 3 टाइप होते हैं लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज, ये बाइनरी लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 है जिसे मशीन समझती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बाइनरी से थोड़ी एडवांस है जिसमें छोटे छोटे शब्द जोड़कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज से एडवांस होती है जिसमें हम सीधी स्टेटमेंट लिखकर कंप्यूटर को कोई निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर के साथ जुड़े सभी पार्ट जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस सभी को डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अगर कंप्यूटर में कोई डिवाइस अटैच किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करता है ताकि फ्यूचर में अगर उस डिवाइस को कोई कमांड दी जाए तो वो सही ढंग से काम कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो प्लेयर आदि। सॉफ्टवेयर एक समय में एक ही तरह का काम करता है, जैसे जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा काफ़ी काम कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक पुल का काम करते हैं। इनको डालने से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी प्रदान करते हैं। इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। डाटा और इंस्ट्रक्शंस
को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। एक टाइम में कंप्यूटर एक बिट डाटा ही स्टोर कर सकता है। जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर्स में डाटा स्टोर होता है, उन्हें हम बिट बोलते हैं। जब 8 बिट के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं। अगर हमने कंप्यूटर पर कीबोर्ड से ए लेटर को टाइप किया तो उसके पीछे कंप्यूटर ने बाइनरी नंबर्स या बिट्स को कुछ इस तरह से टाइप किया। कंप्यूटर सभी वर्ड, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो को अलग अलग बाइनरी नंबर से स्टोर करता है। जैसे एक अक्षर के लिए 8 बिट का ग्रुप है तो पूरे वर्ड के लिए ज़्यादा बिट बनेंगे और कंप्यूटर उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज या मेमोरी लेगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। 8 बिट का मतलब एक बाइट, एक बाइट का मतलब एक करैक्टर यानी कि एक अक्षर। जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कहीं आप एक बाइट देखते हो तो इसका मतलब ये है कि 8 बिट को मिलाकर बना है। ऐसे ही आप मेमोरी का मेज़रमेंट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1024 बाइट का मतलब 1 किलोबाइट या 1 KB होता है। 1024 किलोबाइट का मतलब 1 मेगाबाइट, सो ऑन। तो यहाँ पे हमने उसकी पूरी लिस्ट बनाई है, तो आप देख सकते हो। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कितने बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं। एक छोटी कहानी जो है वो 1 किलोबाइट के लगभग लेगी। एक पूरा पेज जब हम टाइप करते हैं तो वो 2 KB या 2 किलोबाइट का होगा। अगर हम 5 किताबें 500 पेज की प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं तो वो 1 MB की होगी। एक जो डिस्क होती है वो 700 MB की होती है। एक DVD है वो 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक हो सकती है। मेमोरी में स्टोर होने वाला डाटा एक एड्रेस पर स्टोर होता है। जब भी कंप्यूटर पर डाटा ढूंढा जाता है तो वह स्टोर्ड एड्रेस से उसे ढूंढ कर लाता है। अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी या स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो अब देखते हैं मेमोरी की कितने टाइप की होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, इसे टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह एक प्रकार की चिप होती है। यह प्रोसेसर के साथ अटैच होती है जिसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर खोलकर कुछ टाइप करते हो जबकि आपने अभी तक फ़ाइल को सेव नहीं किया तो ये फ़ाइल कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में होती है। सेव ना किए जाने की सूरत में ये डाटा उड़ जाता है। जब हम फाइल को सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क पर स्टोर हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है हम देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, रैम और रोम। तो रैम जो है वो दो टाइप की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, वो भी दो टाइप की होती है जिसे हम प्रोग्रामेबल रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैम को। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है और प्रोसेसर द्वारा इसे डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। ये काफ़ी महंगी होती है। ये वॉलेटाइल मेमोरी है यानी कि स्टोर ना किए जाने की सूरत में इसमें से डाटा ख़त्म हो जाता है। आप अभी 32 GB से लेकर 64 GB तक इसे ले सकते हो। ये दो टाइप की होती है। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, यह एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनाई जाती है। यह 1 सेकंड में 1000 बार रिफ़्रेश हो सकती है। इसमें काफ़ी बड़े सेल्स हो सकते हैं, इसकी स्पीड कम होती है। स्टैटिक रैम इसका हर एक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। इसे रिफ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती। इसे 3D एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। रोम, इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये पहले से ही मदरबोर्ड में फिट होती है और इसमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन डालकर दी जाती हैं। ये दो प्रकार की होती है। प्रोग्रामेबल रोम, इस रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन के साथ नई इंस्ट्रक्शन को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम और डिवाइस की ज़रूरत होती है। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इस रोम या चिप में प्रोग्राम को मिटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। यह दो प्रकार की होती है, ईपी रोम और यूवीईपी रोम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कैश मेमोरी। यह मेमोरी प्रोसेसर के साथ काम करती है जो कि पहले से ही मदरबोर्ड या प्रोसेसर में लगी हो सकती है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। यह एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब रैम किसी भी प्रोग्राम के लिए कम रह जाती है और कंप्यूटर स्लो होने लगता है, अगर हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी लगी होती है तो उस समय कैश मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड को कम नहीं होने देती। सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर में डाटा सेव या स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसमें स्टोर डाटा फ्यूचर में कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। ये दो तरह के डिवाइसेस में स्टोर हो सकती है।
फिक्स डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइस के अंदर। तो फिक्स डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो कि कंप्यूटर में पहले से ही फिक्स होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं जिसे, सीडी, डीवीडी, ये सब फिक्स डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के बीच में लगे होते हैं। कुछ डिवाइसेस रिमूवेबल होते हैं, यानी उन्हें ज़रूरत पड़ने पर हटाया जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिक्स डिवाइस से। इसमें सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को जनरली हम एचडीडी के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क एक सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होती है। आज उनकी कैपेसिटी टेराबाइट में आती है। यह अंदर से एक स्पिंडल के चारों तरफ घूमती है। इसमें स्टोर होने वाला डाटा प्लेटर पर स्टोर होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर लगा होता है, जिसमें स्पेस होता है। इस प्लास्टर का डायमीटर 14 इंच का होता है। यह 5400 आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट पर चलती है और 15000 आरपीएम तक इनकी कैपेसिटी होती है घूमने की। इसमें मैग्नेटिक रीडर लगा होता है जो डाटा को राइट और रीड करता है। नेक्स्ट में आता है सेकेंडरी मेमोरी में एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह होता है। एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट की असेंबली का इस्तेमाल करता है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जिनकी स्पीड काफ़ी कम होती है उनसे 100 गुना तेज़ स्पीड पर डाटा को एक्सेस करता है। इनमें फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि एफडीडी। पुराने टाइम में फ्लॉपी डिस्क का काफ़ी चलन था। ये एक रिमूवेबल डिस्क होती थी जिनकी कैपेसिटी 1.44 मेगाबाइट या एमबी या फिर 1.2 मेगाबाइट एमबी तक होती थी। इनका साइज़ 3.5 इंच या फिर 5.2 इंच के आसपास होता था। कुछ टाइम बाद इनकी जगह सीडी से डीवीडी न ली और डीवीडी से ये फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के ऊपर आ गई। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी पर ऑप्टिकल रेज की मदद से इसमें सारा डाटा रीड और राइट किया जाता है, जिसकी कैपेसिटी 700 मेगाबाइट की होती है। इनमें 3 तरह की डिस्क मिल जाती हैं। एक तो होती है नंबर 1 पे रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ रीड करने या सिर्फ प्ले या चलने के लिए होती हैं, जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर रिकॉर्डेबल रोम होती है। ये एक ब्लैंक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह है, जिनमें कुछ भी नया डाटा जैसे ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड या बर्न किया जा सकता है। इसी के अंदर ही सीडी में कुछ रिकॉर्डेबल सीडीज़ भी आती हैं, जिसमें जब तक आपकी डिस्क ख़राब नहीं होती तब तक आप इसमें जितनी मर्जी बार डाटा डालकर इरेज कर सकते हैं। एक और डिस्क आती है जिसे डीवीडी कहा जाता है। डीवीडी में सीडी से 15 गुना डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इनमें सिंगल लेयर डिस्क की कैपेसिटी 4.7 GB और ड्यूअल लेयर डिस्क की कैपेसिटी 8.5 GB तक होती है। जैसे पुराने टाइम में होता था कि कोई भी एक मूवी 3 सीडी में आती थी, पर एक ही डीवीडी में 3 से 4 मूवीज़ पूरी आ सकती हैं। इसमें भी 3 कैपेसिटी मिलती हैं हमें। रीड ओनली यानी कि जो सिर्फ रीड करने या सिर्फ प्ले या चलने के लिए थी, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जबकि रिकॉर्डेबल डीवीडी में ये ब्लैंक डीवीडी होती है, जिनमें कुछ भी नया डाटा जैसे ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड या बर्न किया जा सकता है। रिकॉर्डेबल डीवीडी इसमें जब तक आपकी डिस्क खराब नहीं होती तब तक आप जितनी मर्जी बार डाटा इसमें डालकर इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं रिमूवेबल डिवाइस। इसमें पेन ड्राइव, फ्लैश, यूएसबी ड्राइव, ये सभी एक ही टाइप के हैं। पेन ड्राइव एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है और इनमें चिप का उपयोग होता है। ये रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें काफ़ी डाटा रखा जा सकता है। आप इसमें डाटा में ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है ब्लू रे डिस्क। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। इसकी कैपेसिटी सीडी, डीवीडी से कई गुना ज़्यादा होती है। ये ऑप्टिकल डिस्क होती है और इनमें 128 GB से 256 GB तक की डिस्क आती हैं। हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं बूटिंग का। कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग के हालात। जब हम कंप्यूटर में लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हैं तो वह प्रोसेस बूटिंग कहा जाता है। एम्बेडेड सिस्टम एक चिप है जो कि किसी भी डिवाइस में लगाई जा सकती है, चाहे वो टीवी हो या फिर कोई मशीन या फिर फ़ोन।
इसे किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर वाले सेक्शन में लगाया जाता है। जो भी काम किसी मशीन से करवाना चाहते हैं वहाँ ये चिप प्रोग्राम करके लगाई जा सकती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट या बूट होता है तब पावर ऑन होने पर पहले नंबर पे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम और रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम बायोस के नाम से जानते हैं, पावर का बटन प्रेस करते ही अपना काम शुरू कर देता है। बायोस ही सबसे पहले सभी आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, हार्ड डिस्क को चेक करता है। सभी कुछ ठीक होने पर बायोस प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस, जिसे हम विंडोज़ बोलते हैं, को लोड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होने पर हमने जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद दिखाई देने वाले सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए हैं वो हमारे सामने डेस्कटॉप के रूप में आ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।